प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास कक्षा 4 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम हमारा परिवेश भाग 2 पर्यावरण की जो नई किताब आई है कक्षा 4 की, उसका अध्याय 4 है अंतर्निर्भरता का चक्र। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो भी प्रश्न हैं हम उसके उत्तर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पाठ को समझने का प्रयास करना है। शुरू करते हैं पाठ। मनोज कल पूरी रात सो नहीं पाया और न ही उषा, राजू और दादी, यानी कि ये तीनों चारों ही सो नहीं पाए। सभी बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी क्या कारण है मैं आपको आगे बताता हूँ। उनकी परेशानी का कारण थी कजरी गाय। गाय का क्या नाम है? कजरी। कजरी गाय रात भर दर्द से कहरा रही थी, यानी कि दर्द से, उसे पीड़ा से परेशानी हो रही थी। तो राजू बोला कि क्या इसके पेट में दर्द है? तो उषा लड़की बोलती हैं उदास सा मुँह बनाकर कि मुझे लगता है कजरी को बुखार आ गया है, इसलिए वो दर्द से करहा रही है। उसके बाद मनोज भी दुखी मन से कजरी की तरफ देखकर बोला, सुबह हो गई है, अब डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो ही कुछ बता पाएंगे कि क्या इनकी बीमारी क्या है। तो डॉक्टर साहिबा आई तो उषा ने बताया कि कजरी कल पूरी रात दर्द से करा रही थी। तो राजू तो रुआ सा ही हो गया और डॉक्टर से बोला, क्या कजरी बहुत बीमार है? डॉक्टर से बताते हैं तो क्या आप उसे मोटी सी सुई लगाएंगे, यानी कि कजरी को बड़ी सी सुई लगाएंगे क्या? डॉक्टर को बोलता है राजू। तो डॉक्टर बोली, कजरी काफ़ी कमज़ोर है, उसके पेट में भी दर्द है, एक सुई तो लगानी ही पड़ेगी, यानी कि अगर सुई नहीं लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगी। कुछ दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उसे प्रतिदिन खिलानी होगी। तो मनोज बोला, कजरी कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही हैं। तो उसकी दादी बोलती हैं उदास मन से, आसमान में देखते हुए बोली कि इस वर्ष बारिश भी तो बहुत कम हुई है। तो आपको चित्र दिख रहा होगा कजरी गाय का, और सभी परिवार के सभी लोग परेशान हैं। उसके अगला पेज है ये बच्चों, अभ्यास कार्य 1, जिसमें आओ अपने शरीर में होने वाले संवेदनाओं को वर्गीकृत कीजिए। जिसमें सहज क्या है? हंसने पर आँखों में पानी आना, और सामान्य भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़, और असहज क्या है? मंच पर बोलने के समय पैरों में कंपन, यानी कि अगर कोई नया नया मंच पर बोलने जाए तो उसके पैर दूजने लग जाते हैं। और मनोज की तरह गांव के और लोग भी खेती, पशुओं और प्रकृति पर निर्भर काम करते हैं। जैसे मनोज का परिवार कजरी से मिलने वाले दूध को बेचकर कुछ धन कमाता है और साथ ही खेतों में मौसम के अनुसार फसलें बोते हैं। आइए पता लगाइए कि कौन सा व्यवसाय किस पर निर्भर है। आपको सबसे पहले इस चित्र को देखना है, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बताएं कि गांव में लोग खेती, पशुपालन और प्राकृतिक प्राकृतिक साधनों पर निर्भर होते हैं। खेती करने के लिए बारिश और मौसम पर निर्भरता होती है। और दूध बेचने वाला पशुपालन पर निर्भर होता है, और सब्जी बेचने वाला खेती और मौसम पर निर्भर होता है। बढ़ई है जो लोहार आदि गांव के लोग की ज़रूरतों को निर्भर होते हैं। वो आपको इस चित्र में दिख रहा भी होगा कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ ले जा रहे हैं, और जो कुम्हार है वो घड़ा बना रहा है। कुम्हार किस पर निर्भर है? मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो घड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि अच्छी मिट्टी से ही अच्छा है घड़े बना सकते हैं, कुछ भी बर्तन बना सकते हैं। बट और अगला पेज है इसका, इसी पार्ट का, कि अलग अलग व्यवसाय अलग अलग संसाधनों पर निर्भर हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो बढ़ई को लकड़ी, कील और हथौड़ा चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलाता है। ऐसे ही कई काम जीव जंतुओं पर आधारित हैं। जैसे कि दूध उत्पादन के लिए गाय चाहिए, भैंस और बकरी का पालन करना चाहिए। रेशम के लिए हमें रेशम के कीट पालन इत्यादि की खेती करनी होगी। अब है अभ्यास 2, जिसमें आप नीचे दी गई सारणी में खेती से जुड़े व्यवसाय एवं उनके लिए काम आने वाले पेड़ पौधों अथवा फसलों के नाम लिखिए। ऐसे जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय के बारे में भी लिखिए। तो हम पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय में आपको बताने वाला हूँ। इसमें कौन से पेड़ पौधे होते हैं, फसल होते हैं, अन्य संसाधन क्या हैं। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि कौन से पौधे होते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, सरसों, ये पेड़ पौधे होते हैं, फसल होती है ये। और अन्य संसाधन क्या है इसके? पानी, मिट्टी, खाद, बीज, ये हो गया। अब है अगला है बागवानी। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए बागवानी है ये। इसमें आम,
अमरूद, केला, नींबू, ये पेड़ पौधे हैं और इसमें अच्छे पौधे और खाद पानी की आवश्यकता होती है। अब है कपास से कपड़ा बनाना, इसमें कपास का पौधा लगता है और सूत काटने की चरखा, इसमें अन्य संसाधन है इसके। अब है गन्ने से चीनी बनाना, जिसमें मुख्य क्या है, गन्ने का पौधे से ही चीनी बनेगी और चीनी बनाने के लिए मशीन, ईंधन और पानी की आवश्यकता होगी। अब जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय, जैसे कि इसमें पाठ में बताए हैं निचली सारणी में, तो इसमें दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस आपको पालनी होगी, कौन से जीव जंतु है जो दूध देते हैं। और अन्य संसाधन क्या है इसमें, चारा, पानी, गोठ। और ऊन उत्पादन के लिए भेड़, इसमें चारागाह है, चरवाहा। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पालने पड़ेंगे, मुलायम पत्तियाँ, शहतूत के। और मछली पालन के लिए मछली का पालन करना पड़ेगा, तालाब, पानी और चारा अन्य संसाधन है। मुर्गी पालन के लिए मुर्गियाँ को पालनी पड़ेगी, दाना डालना पड़ेगा और पानी पिलाना पड़ेगा। ये इसका हो गया। अब हम अगली लाइन में चलते हैं कि अभी हमने समझा कि जैसे कि जीव जंतुओं से हमें कौन कौन से मतलब दूध उत्पादन मिलता है और कौन से जीव कौन से व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में बताया था। अब है डॉक्टर की दवाई से कजरी की तबीयत पहले से अच्छी हो गई, यानी कि सुई लगाने से वो अब ठीक होने लगी हैं। गांव में इस वर्ष बारिश भी हुई और हरा भरा चारा वापस से कजरी के खाने में दिखने लगा। दादी एक दिन खुशी से बोली कि अब तो कामकाज अच्छे से चलने लगेगा। इस बात को समझने के लिए राजू एक कड़ी बनाई, तो कामकाज अच्छे से चलने लगेगा क्योंकि कजरी दूध अच्छा दे रही हैं, क्योंकि उसे अच्छा हरा चारा मिल रहा है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई। इस प्रकार अंतर्निर्भरता जानकर स्पष्ट हुआ कि हम प्रकृति पर कितने निर्भर हैं। अब इसके अगले वाले पेज में चलते हैं। अगला वाला पेज है जिसमें अभ्यास कार्य 3 दिए गए हैं कि आप भी नीचे दी गई समस्या की कड़ी बनाइए। जैसे कि गाँव की नालियों का भरना, इसमें मैं बताऊँगा अभी क्या है। इसमें हम देख सकते हैं कि गांव की नालियों का भरना गंदगी फैलाता है, क्योंकि पानी रुक जाता है और क्योंकि मच्छर पनपते हैं और क्योंकि लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि स्वच्छता नहीं रहती है। इसके उत्तर हो जाएगा यह। अब है अभ्यास कार्य 4 समूह कार्य, जिसमें राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पता लगाने का प्रयास कर रहा है। आओ उसकी सहायता करें। जैसे कि समूह में नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और दूध का पशु से बाजार तक की पहुंचाने की प्रक्रिया का पता लगाइए। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें कौन कौन से पशु हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, भेड़, मुर्गी, कुत्ता, गधा, घोड़ा आदि है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अब अगला प्रश्न है ब वाला। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले क्या क्या करते हैं और बाद में क्या क्या, एक कड़ी बनाइए। तो पशु से दूध बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। पहली प्रक्रिया है, पहला चरण गाय भैंस का पालन पोषण करना। दूसरी प्रक्रिया उसे दूध होना और तीसरा चरण है इसमें दूध को छानना और बर्तन में भरना। चौथा चरण होगा दूध को ठंडा करना। पांचवा चरण दूध को घर घर पहुंचाना या बाजार में बेचना, ये इसका चरण हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न इसी पेज का कि इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। जैसे कि इसमें पशुपालन, दूध दूहने वाला, दूध इकट्ठा करने वाला, दूध बेचने वाला, डेयरी वाला, ग्राहक आदि है जो लोग है जो सम्मिलित हैं। दे वाला प्रश्न कि कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि प्राकृतिक वस्तु हैं गाय भैंस, पानी, चारा। मानव निर्मित वस्तुएं बाल्टी, डोल, बर्तन, छन्नी, वाहन, बोतल आदि है जो मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्य ने बनाया है। अगला वाला प्रश्न बच्चों, यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो क्या विकल्प होगा। तो इसमें देख सकते हैं ये सिर्फ पाठ के अंदर वाले प्रश्न है, अभ्यास कार्य वाले प्रश्न नहीं है। तो इसमें उत्तर होगा यदि ये वस्तुएं नहीं होगी तो दूध निकालने वाला और पहुंचाना कठिन हो जाएगा। लोग सीधे अपने घर में पशुपालन करेंगे या फिर आसपास जाकर दूध लाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने बच्चों जितने भी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं ये सभी इन्हीं के थे, मैंने इन्हीं के बताए थे अभी। और आपको दिख रहा भी होगा चित्र में कि दूध दोहने वाला क्या कर रहा है, दूध दो रहा है गाय को और गाय देख रही हैं और बछड़ा भी पास में है। अब ऐसे ही आओ पता लगाएं कि पेड़ से कागज़ और कागज़ से कॉपी तक की यात्रा कैसे दिखती है। अपने शिक्षक की सहायता से लीजिए। तो पहले होता क्या फिर क्या प्रक्रिया की कड़ी बनानी है इसमें।
और कौन कौन सी वस्तुएं इस निर्माण प्रक्रिया में शामिल है, यानी कि कागज़ बनाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, आपने शिक्षक से बताना है। और यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो क्या विकल्प होगा, यानी कि अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो कागज़ कैसे बनेगा और कौन से विकल्प से हम आगे पढ़ पाएंगे। अब है अभ्यास कार्य 5, दुनिया हमारे घर में। अभी तक पाठ में हमने सीखा है कि हमारे व्यवसाय बहुत सीमा तक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं अर्थात पर्यावरण पर निर्भर हैं। आइए देखें कि हमारे दैनिक जीवन में ये अंतर्निर्भरता कैसे दिखाई देती है। हम देख सकते हैं कि कभी आपने सोचा है कि जिन वस्तुओं को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यानी कि रोज़ प्रयोग करते हैं, वो कहाँ से आती हैं, यानी खड़ुआ हुआ है, उन्हें हम तक पहुँचाने वाला कौन लोग हैं। आओ इस बारे में पता लगाइए। देख सकते हैं अपनी कॉपी के पृष्ठ में बीचों बीच किसी ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो आप प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं, जैसे कि पेन, कपड़ा, ब्रश इत्यादि, जिसका उपयोग आप सामान्यतः करते हैं। दूसरा वाक्य है अगली लाइन कि अब इसके किनारे उन सभी वस्तुओं का नाम लिखो जिनसे मिलकर ये वस्तुएं बनी हैं, यानी कि किस, जैसे कि अभी कपड़ा बना है, कपड़ा कहाँ से बना है, इसमें बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल है, कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। तो हम देख सकते हैं कि कपड़ा कहाँ से आता है। सबसे पहले तो हम उदाहरण के रूप में कपास देख सकते हैं, कपास से फिर कहाँ जाता है, वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में कुछ उसमें सुधार करके वापस कपड़े के जो रेशे बनते हैं, ऐसी प्रक्रिया वस्तुएं हैं। अब है 3, अब भी लिखो कि ये सामान कहाँ से आया होगा, इसको बनाने में कौन कौन से सम्मिलित हैं। उसके बाद चौथा वाक्य है ये वस्तुएं आपके पास कहाँ से आई हैं, यानी आपको सोचना है कि जैसे कि मोबाइल है, ये कहाँ से आया है, इनको वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, उनका भी नाम लिखो। तो हम कहाँ से लाए मोबाइल, बाज़ार से लाए, बाज़ार से फ़ोन कहाँ से आया होगा, तो इसमें लिखना है। अगली लाइन, एक बार जब आप सभी के नाम लिख चुके हैं जिन्होंने इस बनाने में या इसके आप तक पहुँचाने में कोई भी योगदान दिया हो, अपने पेज को एक बार फिर से देखें। फिर है क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक वस्तुओं के लिए आप कितने लोगों पर निर्भर हैं, क्या आप इन सभी को जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि जो भी आपने वस्तु खरीदी हैं और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचाए, आप तक माल पहुँचाए हैं, तो आप उन्हें जानते हैं क्या। अगला वाक्य, क्या ये सभी लोग और वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से हैं, यदि नहीं तो कहाँ कहाँ से लोग इसमें शामिल हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल हमारे देश में अगर नहीं बन रहा है तो जापान, चीन, ऐसे हम देख सकते हैं। 8वां लाइन है, ये देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है उसे लिखना है अपनी कॉपी में। अगर इनमें से कुछ भी कम पड़ जाए या नहीं हो तो इस प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो भी संसाधन है वो नहीं होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब है बच्चों अगला वाला पेज जिसमें पता लगाइए और प्रदर्शित करना है। जैसे कि पहला है इसमें प्रश्न इसी का कि आपने घर में आने वाले सामानों के पैकेट को देखना है, जितने भी पैकेट आते हैं हमारे शहर घर में, उनके पीछे लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ना है और पता लगाई कि वह वस्तु कहाँ से बनाई गई। जैसे कि हम देख सकते हैं नमक की थैली, नमक की थैली के पीछे जो भी कंपनी का नाम सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होता है और कहाँ से आई है हम देखेंगे वहाँ पे। दूसरा प्रश्न, इसमें शामिल सामग्री या वस्तुएं कहाँ से आई हैं। तीसरा, ये आपके घर तक किसने पहुँचाया है, यानी कि जैसे कि कोई भी वस्तु हो गई आप जो खरीद के लाए हैं वो कहाँ से आई है, किसने पहुँचाया है। जैसे कि हम घर वाले भी पहुँचा सकते हैं कि पापा लेके आए हैं, और या फिर कोई कुरियर वाला है वो लेकर आया है। अगला प्रश्न, जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, यानी कि कहाँ से आई होगी, कैसे, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे मन में। अब है थाली में संसार, जिसका पहला चरण है आपके घर में किसी विशेष अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, यानी कि तरह तरह की मिठाइयाँ या फिर कुछ अलग तरह का व्यंजन बनता है। आमतौर पर आपने कुछ ऐसे व्यंजनों को भी खाया होगा जो आपके घर में नहीं बनते हैं, आपने कहीं और खाए होंगे। जैसे कि पनीर की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी बहुत कम बनती है, आप कहीं शादी पार्टी में खाई है, तो कभी बाज़ार में, कभी दोस्तों के घर या अपनी नानी के घर। कुछ व्यंजन तो मौसम विशेष में बनते हैं, जैसे कि बाजरे की गर्मा गर्म राब सर्दी के मौसम में बनती हैं, वहीं चिलचिलाती गर्मी में ठंडी राबड़ी बनती हैं, यानी कि मौसम के अनुसार ये राबड़ी बनाते हैं। नीचे दी गई थाली में आप अपने मनपसंद व्यंजन बना सकते हैं और उन्हें बनाते समय इन प्रश्नों के बारे में भी सोचें और समय पर आपको ग्रुप में चर्चा करनी है। जैसे कि यह व्यंजन कौन से मौसम में बनाया जाता है, इसी मौसम में क्यों बनाया जाता है। आपको देखना है कि जैसे कि मक्के की रोटी है, वो सर्दी में ही क्यों बनाते हैं, गर्मी में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सर्दी में वो अच्छी लगती है, अच्छा व्यंजन बनता है।
और आपके परिवार में किस अवसर पर बनाया जाता है और ऐसा क्यों? जैसे कि मिठाई हो गई, कोई सा भी, वो हमारे ज़्यादातर त्योहारों पर ही बनाई जाती हैं। और ये भोजन किस सामग्री से बना है, आपको बताना है कि मिठाई किस-किस से बनती है, दूध से बनती है और कौन-कौन से खिचड़ी हो गई, कुछ अलग तरह के व्यंजन हैं। ये सामग्री आपके घर से कहाँ से आई है, यानी कि जो भी सामान है वो कहाँ से आया है आपको बताना है और ये आपके क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है। ये इसके प्रश्न थे। अब इसके इस पार्ट की जितने भी अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न हैं उसके उत्तर देखेंगे। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं जो, अब इसमें क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं लगे जो खेती और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, यानी कि आपको एक तो खेती लिखना है, खाली स्थान में एक पशुपालन लिखना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों अगला वाला प्रश्न सही या गलत लिखिए। जैसे कि बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डाल सकता है। हाँ सही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सही है। तो इसके जितने भी प्रश्न, तो पहले वाला हम क्या लिखेंगे? सही है। अगला वाला है दूसरा इसी का कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है। हाँ परिवर्तन आ सकता है, सही है ये। तीसरा अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जाता है, ये भी सही है। आपको सही लिख देना है। ये इसके उत्तर हो गया। अब है अगले वाले प्रश्न 2 से 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए वाले, जिसमें आपको पाठ में दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। उत्तर में लिखेंगे खेती, बागवानी, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना जैसे व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगला वाला प्रश्न बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे बारिश अच्छी हो तो खेतों में अच्छी पैदावार होती है और पशुओं के लिए हरा चारा भी पर्याप्त मिलता है। बारिश कम हो तो फसल खराब हो जाती है और पशुओं को चारा कम मिलता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न तीसरा, सबसे प्रश्न पढ़ना है कि पर्यावरण का संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे यदि हम पर्यावरण का संरक्षण यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम पर्याप्त पानी, स्वच्छ हवा, पेड़ पौधे और हरा चारा मिलेगा, जिससे हमारे व्यवसाय अच्छी तरह चलेंगे। अगली है तालिका में दी गई स्थिति के लिए कारण और प्रभाव लिखिए। तो इसमें स्थिति क्या है? गांव में सूखा पड़ गया। जो स्थिति है वो मैंने ब्लैक लाइन्स में लिखा हुआ है और कारण क्या है जो आपको ऐसी राइटिंग में लिखा है और प्रभाव वाले रेड यानी कि लाल लाइन में लिखे हुए हैं। तो गांव में जैसे कि सूखा पड़ गया, ये क्या है? स्थिति है। क्या कारण है इसका? बारिश नहीं हुई। और क्या प्रभाव पड़ेगा? फसल खराब हो गई, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा। अगली है कचरी को अच्छा आहार नहीं मिला। ये क्या है? स्थिति है। कि कारण क्या हो सकता है इसका? चारा और अनाज की कमी। और क्या प्रभाव पड़ेगा? कचरी का दूध कम हो गया। अब अगली है खेती में अच्छी पैदावार हुई। ये क्या है? स्थिति है। तो इसमें कारण क्या हो सकता है? समय पर बारिश और अच्छी देखभाल। और प्रभाव पड़ेगा गांव के लोग खुश हुए, अनाज भरपूर मिला। ये हो जाएगा। अब है गांव के लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया। स्थिति है। इसका कारण क्या होएगा? चारे की कमी या रुचि कम होना। और प्रभाव पड़ेगा दूध, दही और घी की कमी हो गई। अगली स्थिति है गांव में बाढ़ आ गई, कारण है ज़्यादा बारिश होना। और प्रभाव पड़ेगा फसलें नष्ट हो गई, घर और सामान को नुकसान हुआ। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है स्वयं कीजिए वाले प्रश्न, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिख रहा है अपने गांव शहर में एक व्यवसाय का नाम का अध्ययन कीजिए। यानी कि आपको अध्ययन करना है, पता लगाइए कि वे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखकर दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारे गांव में दूध का व्यवसाय है। ये गाय, भैंस और हरे चारे पर निर्भर करता है। इसे पानी, चारा और स्वच्छ गोंठ की आवश्यकता होती है। अब है बच्चों पाठ के अगले वाले प्रश्न, जिसमें आपको दिख रहा है यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा। इस विषय पर 100-150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यदि बारिश नहीं होगी तो फसलें सूख जाएगी, अनाज नहीं उग पाएगा, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और पशुओं के लिए हरा चारा नहीं मिलेगा, नदियाँ, तालाब और कुएं सूख जाएंगे,
पीने के पानी की कमी हो जाएगी और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और जीवन कठिन हो जाएगा। अब है अगला वाला प्रश्न, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से पूछने पर उदाहरण लिखिए। जैसे कि मेरे दादाजी ने बताया कि उनके समय में लोग खेती पर अधिक निर्भर थे, वे बैल और हल से खेत जोतते थे। अब ट्रैक्टर और मशीनें आने से खेती आसान हो गई और उत्पादन भी बढ़ गया। अब आपको जो नीचे दी गई समस्याओं के समाधान वाले प्रश्न दिख रहे हैं उसके उत्तर दिखाता हूँ। पहला प्रश्न है इसमें, यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, किसानों को पानी बचाने के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे टपक सिंचाई, ड्रिप सिस्टम है, वर्षा जल संचयन करना चाहिए और सूखा रोधी फसलें बोनी चाहिए। अगला वाला प्रश्न, यदि दूध उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकता है? तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को अच्छा आहार और दवाई देनी चाहिए। यदि दूध फिर भी कम हो तो सोयाबीन, मूंग दालों से बने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाए जा सकते हैं। अगला वाला प्रश्न है बच्चों, यदि पशुओं की बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीके से समाधान बताइए। तो इसका उत्तर होगा, पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, उनके रहने के स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए और प्राकृतिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा वाला प्रश्न, यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ों की कटाई से वर्षा कम होगी, गर्मी बढ़ेगी और मिट्टी का कटाव होगा। इससे खेती पर बुरा असर पड़ेगा, लकड़ी के व्यापार पर भी असर पड़ेगा क्योंकि पेड़ों की संख्या घट जाएगी। इसलिए हमें पेड़ लगाकर वनों की रक्षा करनी चाहिए। ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विषय के भी प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं ताकि आपको जो प्रश्न उत्तर लिखने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।